अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया कि अगर पीर तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया गया तो ऐवान में धरना देंगे। देखते हैं आप कौमी असम्बली हॉल में कैसे OIC कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस्लामाबाद में अपोजिशन इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान आए और मुकाबला करें। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। आए मुकाबला करें। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि सिंध हाउस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। सिंध हाउस पर हमले पाकिस्तान पर हमले हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कहा जा रहा है कि मेंबरान को 10 लाख लोगों के दरमियान से गुजरना पड़ेगा। इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए तमाम हदें पार करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी खुद कह रहे हैं कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। दीवारें फैलांगी और वहाँ पर जिस तरीके से सफाकाना उनका अमल रहा, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, इसलिए कि ये सब कुछ इमरान नियाजी की ईमा पर किया गया। और सिंध हाउस पे हमला कोई मामूली बात नहीं। ये हमला सिर्फ सिंध की धरती पे नहीं हुआ, ये हमला पाकिस्तान की धरती पे हुआ है। आज ये वाक़या हुआ, कल खुदा ना खास्ता जो आइन शिकन हैं, जो कि आज आइन को नहीं मानते, कहते हैं कि जनाब इन मेंबर्स को 10 लाख लोगों के जत्थे से गुजरना पड़ेगा और फिर वापस भी यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, स्पीकर एक PTI के वर्कर की ज़ुबान में बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने OIC इजलास रोकने की बात कर दी है। उनका कहना है कि अगर 21 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास नहीं बुलाया तो OIC का इजलास नहीं होने देंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। जी शेख रशीद साहब, बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि OIC का इजलास नहीं होने देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, उनको पता है 21 को इजलास बुला रहे हैं, फिर 25 को हो रहा है, ऐसी कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं। बच्चा है, वैसे ही अभी उसके सियासत के दूध के दांत नहीं निकले और 21 को वैसे ही बुला रहे हैं। फिर 21 को छुट्टी हो जाएगी, 22 को इजलास होगा और फिर ज़ाहिर है 23-24 वहाँ 22-23 जो है वो OIC है। वैसे ही कह रहा है ये है वो है, फलां इजलास में बुलाया गया और क्या कहूँ उसको, बस जाने दो, ऐसे ही फ़ज़ाई हवाई फैर कर रहा है। थैंक यू। ठीक है शेख साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी GTV न्यूज़ को ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ से बात करने के लिए। जानना ही चाहेंगे कि अपोजिशन ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर धरने की धमकी दी है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ना समझदारी का बयान है और इससे ना तजर्बाकारी और जज्बातीपन दिखाई दे रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस बयान पर, इस फैसले पर नजरसानी करें। OIC की कॉन्फ्रेंस तो होनी है और ये पहले से तयशुदा है। 47वां इजलास जो हुआ था, ये जब होगा ये तो 48वां होगा। 47वें इजलास में न्यामे में ये फैसला हो गया था कि अगली OIC कॉन्फ्रेंस इन तारीखों को यानी कि 22 और 23 को इस्लामाबाद में होगी। जरा उसकी तारीख उठा के देख लें, ये कब से ऐलान हुआ है। जिन दावतनामों को मैंने अरसाल किया मुख्तलिफ वज़राए खारजा, उनकी तारीख देख लें, वो कब की है, 22 दिसंबर 21। और टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन सुन लीजिए। हाउस ने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसको देख लीजिए। और फिर आपने खुद एक अपना जो मार्च है उसको मौखर किया। हम उसके शुक्रगुजार थे कि हम एहतराम देना चाहते हैं अपने मेहमानों को और आज ये धरना देना चाहते हैं। ये क्या वजह है?
ये घबराहट यकदम तारी हो गई। कल तक सिंध हाउस में आप फिल्में बनवा रहे थे, आप इंटरव्यूज लोगों के नशर कर रहे थे कि वो लोग आ गए, वो बदल गए, इमरान खान अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, उन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए, और आज ये बौखलाहट भरा बयान दे रहे हैं। देखिए, ये नापुख्तगी है, नासमझी है, और उनको नजरसानी करनी चाहिए। और मत भूलिए कि हिंदुस्तान इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन करके शबरोज कोशिश कर रहा है। आप गैर दानिस्ता तौर पर उस एजेंडे को तकवीयत दे रहे हैं, आप हिंदुस्तान के आलाकार बन रहे हैं, आप पाकिस्तान के वकार को मजरूह करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शाह साहब, ये कोई आलमी साजिश तो नहीं है कि OIC की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसे नाकाम कर दिया जाए? मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, मैंने क्या कहा है, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान राउंड द क्लॉक फुल टाइम इसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके आलाकार बन रहे हैं गैर दानिस्ता तौर पर। तो ये उनको नासमझी का सबूत नहीं देना चाहिए। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, दावतनामे जा चुके हैं, जो असेंबली है उसका जो प्रेमिसेस है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने हैं, सब चीजों को उन्होंने महफूज करना है। बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं, और इस किस्म की धमकी, और फिर डेट का तयन किसने करना है? ना बिलावल साहब ने करना है, ना मैंने करना है, ये तो करना है स्पीकर साहब ने, और उन्होंने मौरूजी हालात को, मशावरत को, सब चीजों को नोक पलक देखकर उन्होंने फैसला करना है। तो आप उनके फैसले का इंतजार कीजिए। इस किस्म के बच्चगाना स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको जेब नहीं देते। अच्छा शाह साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी को वजीर आजम इमरान खान का हुक्म नहीं मानना चाहिए। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं बिलावल? अगेन इमेच्योर बयान है, नासमझी पर मबनी बयान है। इमरान खान साहब मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हैं। तावक्ते के आप अक्सरियत साबित नहीं करते जब तक कि आप 172 लोग आपने शामिल करने हैं, आपने पेश करने हैं, और जब तक वो नहीं होता, वो मुल्क के मुंतखब वजीर आजम है, तो क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी उनकी बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी, आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक उनकी बात मानेगी। किस गलतफहमी का शिकार हैं आप? बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। कहा, देखते हैं कौन माइका लाल OIC का इजलास रोकता है। जब वोट इमरान खान के नाम से पहला तो कौन जमीर जाग गया है। OIC इजलास के बाद इमरान खान का ट्रप का पत्ता फेंकेंगे। कोशिश है कि मुनहरिफ अरकान खुद वापस आ जाएं। हमने ताकत के बजाय किसी का जमीर नहीं खरीदा, पैसों की थैलियां आ रही हैं, और करप्शन के पैसे से होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये 15 साल के बाद OIC हो रही है, और वो वहाँ बैठ के कह रहे हैं कि देखता हूँ OIC कैसे होती है पाकिस्तान में। तो मैं भी ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन माइका लाल OIC पाकिस्तान में होने से रोक सकता है। ये जिस दिन इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं, उस दिन आप देखेंगे कि ये सारों के ज़मीर दोबारा जाग जाएंगे, और ये फिर सब वापस उसी दर पर हाजिर होंगे कि जी हमसे गलती हो गई थी, हमें तो गलत बताया गया था। एक तो ये ज़मीर ही नहीं मुझे पता आज तक कि ये किधर से आता है, किधर चला जाता है। ये सारे टाइम सोता रहता है, ये उसी टाइम जागता है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आती है। उसी वक्त सारे ज़मीर जाग जाते हैं, उसके बाद वो ज़मीर कहीं चला जाता है वापस। जमीन फरोशों के खिलाफ अवामी गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा है। एहतजाज अवाम का हक है, कानून हाथ में लेना गलत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावलपिंडी में खिताब, जमीन खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। सिंध हाउस में सिंध के पैसे हॉर्स ट्रेडिंग पर खर्च हो रहे हैं। मुल्क में पैसे की सियासत सामने आ गई है, जिसको ख़त्म करके रहेंगे। अवाम पर प्रेशर पर जाने वालों को वापस आना पड़ेगा। सबको मालूम हो जाएगा कि अवामी लीडर से टकराने का नतीजा क्या निकलता है। सिंध से इन्होंने मंगवाए अपने, ये भी कभी नहीं हुआ कि पुलिस मंगवाई उसको बचाने के लिए सिंध हाउस को। यानी कौन सी ऐसी चीज़ हो रही थी जो एक्टिविटी आपको जिसको छुपाना पड़े और बचाना पड़े और रात के अंधेरे में काम करना पड़े, इसमें इलीगल एक्टिविटी है ना। आपको डर किस चीज़ का है? अगर कोई लोग हमारे से तंग हैं तहरीक इंसाफ के और वो जाना चाहते हैं तो उनको ये पुलिस प्रोटेक्शन और छुपा के और फिर बड़े बड़े वो थैलियां पैसे की आ रही हैं, तो ये सारी कौम के सामने हो रहा है।
और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने करम किया पाकिस्तान पे कि लोगों को असल में इस टाइप की सियासत की शक्ल देखनी चाहिए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। मेरी वजारत रेफरेंस फाइल करने के हवाले से समरी भेज रही है। रेफरेंस में 2 सवालात उठाए जाएंगे। सदर साहब आइन के आर्टिकल 186A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। उसके लिए अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से और सेंट्रल लीडरशिप की और मेरी मुशावरत हुई और मैंने फ़ौरन कहा है अपनी वजारत को, वजारत पार्लिमानी अमूर को, कि वो रेफरेंस की मंजूरी के लिए प्राइम मिनिस्टर से जो वो मंजूरी भेजेंगे सदर साहब को, उसके लिए फौरी तौर पे समरी भेज दें। तो समरी जो है वो अब तक जा चुकी होगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से एक जुमा बाजार लगाया है ज़मीन फरोशी का, उसको रोकने के लिए 2 क्वेश्चन उस रेफरेंस में रेज किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमाओं रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान से बदतमीजी करने वाले और धमकियां देने वाले पीटीआई ओवरसीज कैनेडा चैप्टर के ओहदेदार निकले। पीटीआई ओहदेदारों ने नूर आलम खान की वीडियो बनाकर उन्हें धमकियां दी और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत के लिए इसी होटल में क़याम पसीर थे। वीडियो बनाने वाले दोनों अफराद कैनेडियन शहरी हैं। एक का ताल्लुक पेशावर और दूसरे का सियालकोट से है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने नूर आलम खान को धमकी दी कि आप पेशावर आएं, मैं आपको दिखाऊंगा। आगे से नूर आलम खान ने धमकी देने वाले शख्स से सवाल किया, आप बताएं कि मैंने क्या किया है। सर ये बंदे हैं जो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। नूर आलम खान साहब, मैं पेशावर आऊंगा, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है ना, वो सजिया लोग याद रखेंगे। आप मास्क उतार के बैठे। मैं खुद पेशावर से हूं, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, वहां आपको दिखाऊंगा। ये आपकी हालत है, पाकिस्तान को बेच रहे हैं आप। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इंतहाई बेहयाई के साथ सियासत करते हैं। मौजूदा नाअहल हुकूमत जब से आई कोई फैसला अवाम दोस्त किया ना पाकिस्तान दोस्त किया। मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को जिस तरह रुस्वा किया ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसे लोग आते हैं जो इंतहाई बेहयाई के साथ सियासत करते हैं, एतराफ़ भी नहीं करते, तलाफी भी नहीं करते। मौजूदा नाअहल नालायक हुकूमत जिस दिन से आई है, एक दिन भी एक फैसला भी न अवाम दोस्त है न पाकिस्तान दोस्त है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, चेयरमैन को जिस अंदाज से इन्होंने जो लहजा लबो लहजा इस्तेमाल किया, कभी नहीं हुआ। अब आपको बताएं कि कराची की साहिली तफरीगाह सीव्यू पर एक और गैर मुल्की के साथ घोड़े वाले ने बदतमीजी की है। गैर मुल्की व्लॉगर डेल फ्लिप ने घोड़े के मालिक से पैसे मांगे तो उसने पैसे ज्यादा मांगे। घोड़े के मालिक ने गैर मुल्की व्लॉगर डेल फ्लिप से 200 रुपए तय करने के बाद 500 रुपए मांग लिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, आगाह कीजिएगा, आए रोज जो है वो इस तरह की वीडियो सामने आ रही है, इंतजामिया क्या कर रही है? जी बिल्कुल, कराची के साहिल पर अब बत्ताखोरों को राज दिखाई देता है। घुड़सवारी शहरियों और गैर मुल्की ब्लॉगरों के लिए वबाले जान बन चुकी है। एक और गैर मुल्की ब्लॉगर डेल फिलिप से घोड़े के मालिक ने ज्यादा पैसे मांग लिए हैं। घोड़े के मालिक ने गैर मुल्की ब्लॉगर डेल फिलिप से 200 रुपए तय किए थे एक चक्कर के, जबकि जब चक्कर कंप्लीट हुआ और फिर इससे पैसे मांगे गए तो 5000 रुपए की रकम का जो है वो तकाजा किया गया, जो कि डेल फिलिप ब्लॉगर की वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। और रिकॉर्ड होने के बाद डेल फिलिप ब्लॉगर अपनी जान छुड़ाने के लिए उससे जो है वो बातचीत करता रहा, लेकिन उसके बावजूद जो घोड़े का मालिक था वो अटल रहा अपने 5000 रुपए लेने के ऊपर। डेल फिलिप ने अपनी जानिब से 1000 रुपए उसकी जेब में डाले, लेकिन उसके बावजूद जो है वो घोड़े का मालिक नहीं माना और उसके बाद डेल फिलिप वहां से चले गए। तमाम पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इससे कबल भी ऐसे ही वाकया पेश आया। एक और सियाह से बदसलूकी। शुक्रिया सौलत जाफरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे शहर कायद की अमन अमान की। कराची पुलिस की तहवील में से एक और खतरनाक मुलजिम फरार हो गया। शाह लतीफ थाने की पुलिस ने चंद रोज कबल मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मुलजिम नासिर हजारा को अदालत में पेश किया जाना था। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए AVLC के हवाले किया गया था। फरार मुलजिम पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम के फरार होने पर SSPA VLC ने नोटिस लेते हुए इंचार्ज जावेद अबड़ो और ASI को मुअत्तल कर दिया।
रेंजर्स और पुलिस ने न्यू सब्जी मंडी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुनशियात फरोश बलूचिस्तान से मुनशियात कराची लाकर फरोख्त करते थे। मुलजिमान फलों की पेटियों में मुनशियात किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से कराची न्यू सब्जी मंडी लाया करते थे। मुलजिमान के कब्जे से 9 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि लाहौर में गंदगी और कचरे के ढेर के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौसम की तब्दीली के साथ ही कई हफ्तों से पड़े कूड़े से उठने वाले ताफुन ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया। तफसीलात मोहम्मद ज़िशान नवाज की रिपोर्ट में देखिए। बागों का शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा। लाहौर का मौसम तब्दील हुआ, बहार आई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से कचरा ना उठाया जा सका, जिसके बायस शहर में ताफुन और बीमारियां फैलने लगी। कम से कम 2-3 महीने तो इंज चलता पाया, चौके नहीं लैके जाते कूड़ा ते लिहाजा इन्हां नूं कोई पुछया जावे, ठीक है ना। चुकते नहीं गंद, बो आंदी इन्नी, लोग बीमार होंदे ने। शहरी कहते हैं कि खुदारा बागों के शहर को गंदगी का ढेर ना बनाया जाए। इंतजामिया सिर्फ इजलास ना बुलाए बल्कि मामले के हल पर भी तवज्जो दें। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ ज़िशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब हुई। वतन की खिदमत का जज्बा दिल में लिए कैडेट्स ने परेड की तो हाजरीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके। खाबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज के जवानों ने पासिंग आउट परेड की। पाकिस्तानी परचम सर बुलंद किए। कैडेट्स ने वतन अजीज की खिदमत का अहद किया। CEO पाकिस्तान स्टील मिल ब्रिगेडियर शुजात खुराजमी का कहना था कि जिस तरह स्टील मिल पूरे पाकिस्तान की है, इसी तरह स्टील कैडेट कॉलेज भी पूरे पाकिस्तान का है। जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान स्टील मिल्स का है और पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज भी पाकिस्तान का है। तो इसमें पाकिस्तान के हर कोने से और हर पाकिस्तानी का वो बच्चा जो पाकिस्तान से बाहर है उसका आना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल रहमान जिस्कानी का कहना था कि तुलबा, असातिज़ा और ट्रेनर्स की मेहनत का नतीजा है कि आज कॉलेज का शुमार सिंध के टॉप 5 कॉलेजेस में होता है। I am pleased to inform the honorable guests and parents that our results in academics and sports, curricular and co-curricular activities, all the other fields of activity being highly satisfactory and widely appreciated by everyone. साबिक चैंपियन जरार हाउस के कैडेट ने चैंपियन का परचम खालिद हाउस के अली तुराब के हवाले किया। खाबर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। एक दौर था जब घरों में बिछाने की चीजें हाथ से बनाई जाती थीं, फिर वक्त के साथ साथ ये काम मशीनों से करवाया जाने लगा। लेकिन कराची में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी हाथ से बनाए हुए कालीन दस्तयाब हैं। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा हफ्सा शकील। घरों की आराइश के लिए कालीन हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ दीगर उमूर की तरह ये काम भी जदीद मशीनों के सुपुर्द कर दिया गया। मगर कराची के इलाके सदर में एक ऐसी दुकान भी है जहां आज भी हाथ से बुने हुए कालीन दस्तयाब हैं। खरीदार भी हाथ से बुने हुए कालीनों को खूब पसंद करते हैं। हैंडमेड प्रेफर इसलिए मैं करता हूँ बिकॉज ये हाथों से बने हुए, हाथों की चीज़ की एक अलग पहचान है और उसकी एक अलग वर्थ है। अब मशीन बनी होगी तो अगर जैसे कहते हैं ना कि आर्ट को अब मैं कोई प्रिंटेड चीज़ निकाल लूँ तो वो मुझे इतना वो नहीं फैसिनेट नहीं करेगी जितना मुझे एक वो करेगी जो हाथों से बनी हुई है। पाकिस्तान में बनाए गए इन कालीनों की मांग न सिर्फ मुल्क में है बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। होलसेल मार्केट है हमारी यहाँ पे। पाकिस्तान के कारपेट से लेके अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की के भी कारपेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे पास भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत कालीन बनते हैं। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में कितना अच्छा कालीन बनता है। दुनिया में पाकिस्तानी कारपेट्स को दूसरे मुल्क का नाम देके बेचा जा रहा है
पर पाकिस्तानी कालीन बहुत नायाब हैं, बहुत खूबसूरत है। एक कारपेट में 50-50 रंग भी हम लोग लगाते हैं। शहरी मशीनों से तैयार करदा कालीनों के बजाय हाथ से बुने हुए नफीस कालीनों को बहुत पसंद करते हैं। रंग बिरंगे और हाथों से बने हुए खूबसूरत पाकिस्तानी कालीन जो न सिर्फ घरों और ऑफिसों की जीनत हैं बल्कि इनको बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत पजीराई हासिल है। अगर हम इन कालीन साजी की सनतों पर ज़रा सा ध्यान दें तो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। कैमरामैन इकबाल के हमरा हफ्सा शकील, GTV न्यूज़, कराची। रुख करेंगे विहाड़ी का। विहाड़ी में शहरी ने घर के आंगन को गुलजार बना लिया। मौसम बहार में खिलने वाले फूल सहन को महकाने लगे। गेंदा, मोतिया, चंबेली और गुलाब, कोई ऐसा फूल नहीं जो इनके आंगन की जीनत ना हो। AD फराज की रिपोर्ट देखिए। फूल कुदरत का अनमोल तोहफा है। फूलों से मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। विहाड़ी के रिहायशी इबाद हुसैन ने 35 साल में घर के आंगन को मुख्तलिफ फूलों से आरास्ता कर लिया। इबाद हुसैन अपने ही घर में 35 साल से फूलों की नुमाइश भी कर रहे हैं। इबाद कहते हैं आंगन में हर रंग और हर खुशबू की बुके का फूल मौजूद है। नुमाइश में फूलों को देखकर लोग तारीफ करते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। मैं शहरियों की खुशी के लिए हर साल अपने घर में बहुत ज़्यादा इंतहाई खूबसूरत फूल सजाने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त सारे काम करते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग और भी शौक के लिए आगे आएँ और हम उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। ये फ्लावर शो देख के दिल को बहुत सुकून मिला है। हम और हमारे दोस्त यहाँ पे आते हैं, फूलों को देखते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे फूल हैं और रंग बिरंगे फूल देख के माइंड फ्रेश हो जाता है। इबाद हुसैन का अंगीन ज़िला इंतजामिया के लिए एक मिसाल है। ज़िला इंतजामिया अगर ताउन करे तो इबाद अपने फूल घर से निकलकर बाहर लगाने के लिए राजी हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस IMF के साथ मुज़ाकरात भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। 7वें जायजे के वर्चुअल मुज़ाकरात अभी तक बेनतीजा रहे हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे स्वाले अब्बासी से। स्वाले, बताइएगा। जी बिल्कुल, IMF के साथ पाकिस्तान के जो 7वें जायजे के इजलास जो है वो जारी हैं, मुज़ाकरात जारी हैं। टेक्निकल सतह पर शुरू होने वाले 4 मार्च को जो मुज़ाकरात थे अभी तक वो बेनतीजा सामने आए हैं। IMF के साथ टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात पिछले हफ्ते को खत्म होने थे लेकिन वो इस हफ्ते भी जारी रहे और अभी तक जो पाकिस्तान की जानिब से IMF की जो टीम है उसको सही मानों में मुतमईन नहीं किया जा सका। IMF के पेट्रोल, डीजल और बिजली पर रिलीफ समेत जो दीगर हुकूमती जो टैक्सीज एमनेस्टी स्कीम है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बामी सतह पर जो वर्चुअल मुज़ाकरात हैं वो आइंदा हफ्ते से शुरू होंगे। हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। स्वाले अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, चेयरमैन फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी PAF हारून मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फीफा हाउस का चार्ज मिलने से पाकिस्तान फुटबॉल के मुस्तकबिल पर छाए खदशात के बादल छट गए हैं। नॉर्मलाइजेशन कमेटी जिसको मैं लीड करता हूँ, आपको याद होगा वो अपॉइंट हुई थी और टेक ओवर उन्होंने किया था 26 जनवरी 2021 को और 27 मार्च 2021 को टेक ओवर हुआ था, 2 महीने के बाद। तो चलें, वो बहरहाल एक उनका गिला होगा ज़रूर कि हमने 2 महीने में इलेक्शन नहीं कराए। जो PFF की कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस उसके मुताबिक होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।